Namaskar. Namaste. Welcome to an aspiration. Yes, I think by this time we all get to know, like we are discussing about the establishment and sustainability of a female dancers in terms of socio-economic system. And today I have with me, I think they don't need any introduction because they all are very known face in the world of Kathak. Yes, Swati Sinha, Gauri Divakar, and Namaste. Manisha Nayak. So Namaste. I think they are the actual combination of both the grace and beauty and energy. On stage, we know like what they are. Yes. तो मतलब आज इन तीनों को मिले हैं हम एक साथ और इनसे जान लेंगे क्योंकि इनका जर्नी कैसा था बचपन से लेके आज तक की जो जर्नी उनका शिक्षा उनका फैमिली सपोर्ट और सोसाइटी से उनका कितना सपोर्ट मिला या अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस भी मिलेंगे तो उसके बारे में भी जानना है और उन्होंने उसको कैसे मतलब डील किए इन सब के जानने के लिए वेलकम एवरीवन स्वाति गौरी Thank you. एंड मनीषा तो स्वाति मेरे इधर स्वाति से शुरू करते हैं स्वाति जी बताइए वेल जहाँ तक मेरा जर्नी है बहुत इवेंटफुल तो नहीं कह सकती इट वाज प्रीटी स्मूथ इन द सेंस कि जब मेरी एज अराउंड 7-8 इयर्स की थी तो हम लोग बंगाली मार्केट में जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है वहाँ पे रह रहे थे और बहुत पास में ही कथक केंद्र था यू जस्ट हैड टू क्रॉस द रोड एंड यू लैंड अप इन कथक केंद्र and my mother used to see me dancing in front of the television so she assumed कि इसको थोड़ा डांस का कुछ शौक वॉक है और 1 घंटा कहीं बिजी करो सर पे सवार रहती है तो जब एज हुआ अराउंड आई वाज 7 तो उन्होंने मेरा एडमिशन कराया केंद्र में फॉर्चुनेटली गुरुजी की ही क्लास में एडमिशन हुआ और वहाँ से जर्नी शुरू हुई मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म की बच्ची थी आज भी मैं इंट्रोवर्ट बड़ी हूँ तो मेरे लिए डांस एक बहुत ऐसा मीडियम था जिसमें मैं अपने आप को बहुत खुल के एक्सप्रेस कर पा रही थी तो मेरे लिए वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती चली गई थी there was this certain glory that I found there amongst my seniors, amongst my colleagues, with my guru and the accompanists who were there. तो मेरा लगाव इससे बढ़ता चला गया and I felt that I was being more of myself when I was dancing rather than in school. तो इंटरेस्ट इस तरफ होता चला गया 10th के अराउंड मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इसको एज अ प्रोफेशन लेना है एंड जब डिस्कशन हुआ घर में ऑल्दो मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव रहे थ्रू आउट द जर्नी मैं जो भी करना चाहती थी मुझे करने की पूरी छूट थी मेरे फादर को थोड़ा सा ये एप्रीहेंशन था कि डांस में तुम करियर बना लोगे बट विल यू बी एबल टू अर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट तो कोशिश करो कि तुम इसको एक एज ही वुड से अ सेकंड करियर ऑप्शन लो तो मैंने कहा सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता अपने को एक ही चीज आती है यही करना है क्या बात तो देयर वाज अ लिटिल टसल एट होम बट बीइंग द यंगर किड एट होम आई ऑलवेज हैड माय वे तो धीरे धीरे पापा गेव इन एंड सो ये नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा कोई मुझे रुकावट आई घर से जहां तक सोसाइटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड ऑल उनका सवाल ये होता था कि ठीक है डांस तो करते हो पर करते क्या हो करते क्या हो वेरी कॉमन डांस तो कर रहे हो पर क्या करते हो तो आई वाज लाइक मैं डांस कर रही हूँ और मैं यही करती हूँ क्योंकि 12th के बाद मैंने 1 साल कॉलेज का किया एंड देन आई ड्रॉप्ड आउट I said I won't be able to do it anymore. तो फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एट द बिहेस्ट ऑफ माय फादर ही वाज लाइक वेरी एडमेंट कि ये तो तुमको करना ही है ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं लाई ना तो घर में मत आना सो
ये तो मैंने किया। देन मैं थोड़ी ढीठ किस्म की भी थी, तो जो लोग बोल रहे थे उसको यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला, क्या बात। didn't let it go there। तो ऐसे करके एक डिसीजन लिया कि हाँ अब इसी को ही it फोकस is करके। all about dance and me। So Wow. that's how the journey started again। Right. So now we are coming to Gauri. नमस्कार, मैं गौरी दिवाकर और थैंक यू संदीप का यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और मेरी जर्नी अभी तक, मैं वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 बार बात कर वो चुकी बात हूँ, कर चुके कहीं ऐसा ना हो मेरी जर्नी दूसरों को याद हो जाए, बट स्टिल I'll speak। सो मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ और वहाँ से करीब 10 साल मैंने श्रीमती सुमिता चौधरी की अपनी फर्स्ट गुरु से वहाँ पे डांस की शिक्षा ली, और उसके बाद दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आई थी। जैसे कि सब छोटे शहर के लोग बड़े शहर की तरफ भागते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए और एक्सपोजर के लिए, बट डेफिनेटली मैं डांस को आगे बढ़ाने के लिए गई थी, पढ़ाई करने के लिए आई थी। लेकिन दीदी जो जी के साथ रहती थी, और फिर उनके घर पे एक माहौल था पढ़ाई लिखाई का, और लोग उनके घर में फ्रेंड्स आते थे जो कि एनएसडी से थे, कई यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो पढ़ाई लिखाई की बातें, किताबों की बातें सब बहुत होती थी। सो उसमें से किसी एक ने मुझे कहा कि क्यों नहीं आप ट्राई करती हैं, आप इतने साल डांस सीखी हैं। तो उन्होंने कथक केंद्र के बारे में मुझे बताया, और फिर मैं कथक केंद्र का फॉर्म लेके आई और वहाँ इंटरव्यू दी हूँ, और वहाँ सिलेक्शन हो गया मेरा डिप्लोमा ऑनर्स में सीधे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम दिन, जैसे स्वाति और मोनिसा की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही है, 13-13 साल एक ही जगह एक ही गुरु से, वैसे मैं फॉर्चुनेट नहीं रही थी। मैं सीधे डिप्लोमा ऑनर्स में आई, और वहाँ पे मैं गुरु श्री जयकिशन महाराज जी के पास और पंडित गंजू महाराज जी के पास 2 साल मात्र 96-97, बट मैं चीकू भैया जिनको हम प्यार से बुलाते हैं, उनके पास मैं पूरे 5 साल महाराज जी के पास होने के बावजूद भी, वो क्योंकि प्रेप की क्लास ले रहे थे, तो मैं उनकी क्लास भी थ्रू आउट अटेंड कर रही थी। तो 5 साल भैया के पास भी मैं रही, और 98 से टिल नाउ अभी अदिति जी के साथ भी हूँ, उनसे डांस भी सीख रही हूँ और दृष्टिकोण डांस फाउंडेशन के सदस्य भी हूँ। क्या बात। अच्छा मोनिशा। थैंक यू संदीप जी, आज आपने यहाँ पे इनवाइट किया। अपने जर्नी के बारे में बताने से पहले मुझे बहुत खुशी है ये सोचकर कि मेरा जन्म एक ऐसे फैमिली में हुआ जिसमें आर्ट और म्यूजिक एक पार्ट ही था, क्योंकि मैं एक बंगाली फैमिली से आती हूँ। तो बचपन से अपने माँ को देखा हिंदुस्तानी वोकल गाते हुए। मेरे पिताजी जो कि इंजीनियर, बतौर इंजीनियर पीएनटी में काम कर रहे थे, he used to play Hawaiian guitar and also used to do magic shows because he worked under PC Sarkar. Oh wow. And my mother's brother, he had a theater background, so Bengali plays होता था तो वो देखते थे। My sister is a Kathak performer, तो बचपन से ऐसा देखते हुए आए। At the age of 6, I started my formal training under Guru Shri Nagendra Prasad Mohini ji in Patna. करीब 4 साल तक उनसे सीखने के बाद मेरे फादर की पोस्टिंग अम्बाला कैंप में हुई, तो इट्स आर्मी एरिया, तो वहाँ पे कोई टीचर अवेलेबल नहीं थे। सो उन्होंने फिर प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से श्री मदन मनोहर शर्मा जी से बात की कि ही कैन कम टू अम्बाला once in a week and then we can continue our learning, me and my sister both. And then 1994 में मैं दिल्ली आई, and at that time we got the admission in कथक केंद्र। तो मुझे जयपुर घराना बहुत पसंद था, सीखा दोनों ही घराना था, लेकिन मुझे उसका तत्कार और वो डायनेमिज्म बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि बचपन में जो कुछ चीजें चढ़ जाती है दिमाग में। तो उन्होंने जब पूछा आपको क्या सीखना है, हमने कहा मुझे जयपुर घराना सीखना है, मुझे नहीं मालूम कौन टीचर, कौन गुरु, कौन है। सो मुझे गुरु श्री राजेंद्र गंगानी जी के क्लास में मेरे एडमिशन हुआ, and I learned there. I was there for 8 years. In 2002 I completed my post diploma, और उसके बाद इसी फील्ड में ऐसे ही प्रोग्राम्स और ये कुछ काम करते करते 2007 में I got the chance to work at गंधर्व महाविद्यालय। वहाँ पे बतौर टीचर, कथक टीचर के रूप में मैंने अपनी सिखाने का काम शुरू किया। और
उसी दौरान कुछ समय और बीतता गया, अलग अलग जगहों पे काम करते हुए मुझे लगा कि मेरी अपनी भी एक डिफरेंट आइडेंटिटी कुछ एक होना चाहिए कि जहाँ पे मैं और अपने काम को बढ़ा सकूं. सो इन 2011 आई ओपनड अप माय इंस्टीट्यूशन, खनक इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. मेरे हस्बैंड केरला से हैं, ही इज अ लाइट डिजाइनर and he has a light studio there also in Trivandrum. So I opened one branch in Kerala also. Wow. So every month go there once in a for a week, once in a month and take classes there. So इसी प्रकार से ये जर्नी चल रही है सिखाने की, कार्यक्रम की. बस. वेरी गुड. अच्छा, आप तीनों से ये मतलब पता चला, ये हम सबको पता था पर फिर भी कि आप तीनों ने ही कथक केंद्र से जुड़े हुए हैं. मतलब आपका शिक्षा चाहे बचपन से हो या एडवांस लेवल की शिक्षा हो, सभी कथक केंद्र से, दिल्ली कथक केंद्र से जुड़े हुए हो. तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई कथक डांसर, मतलब वहाँ के जो महल है और वहाँ के जो तालीम या जो शिक्षा या जो मतलब सब कुछ मिला के मतलब वो कितना सब मतलब हेल्प किए थे आप लोगों को ये सोचने के लिए कि मैं ये कथक को लेके ही आगे बढ़ेंगे? मतलब ऐसे कुछ हुआ या पहले से, जैसे कि फॉर एग्जांपल गौरी को मैंने अभी सुना, पहले भी सुने हैं सोशल मीडिया में कि वो दिल्ली आए थे पढ़ाई करने के लिए, पर फिर बाद में किसी के साथ इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस होने से उन्होंने एनएसडी के द्वारा कथक केंद्र में गए और वहाँ मतलब ऐसे एक महल होता है ना, तो वो कितना आपको हेल्प किए थे? तो इसके बारे में अगर आप मतलब कोई भी मतलब ऐसे जो कैसे उसको सपोर्ट मिला था, वो जो एम्बियंस था ना, एम्बियंस है जो कथक केंद्र का, तो उसके बारे में अगर थोड़ा चर्चा करेंगे तो मेरे लिए आने वाले जो पीढ़ी है वो उनको भी थोड़ा सा मतलब वो, और कैसे उनको मतलब अपने आप को मतलब शिक्षा की तरह ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए ताकि बाद में जाके वो किसी के साथ भी काम करे या कुछ भी करे, पर उसको मतलब उसके बारे में थोड़ा अगर चर्चा करें. गौरी, आप बताइए. एक्चुअली कथक केंद्र का अपने एक माहौल था. जब मैं सीख रही थी वहाँ पे और जब स्वाति और मनीषा भी थे, वो कैंपस अलग था, वो मंडी हाउस में था. एक हब जैसे कहते हैं कि चारों तरफ ऑडिटोरियम है, उसके बीच में भगवान दास रोड पे कथक केंद्र. तो एक अलग माहौल था और बड़े गुरुओं का वहाँ पे इतनी कृपा रही, लखनऊ घराना हो, तो एक माहौल था वहाँ पे कि हर बच्चा हर क्लास के सामने वो ये नहीं देखते थे कि सीमेंटेड फ्लोर है कि वुडन फ्लोर है कि मिट्टी है कि घास है. हर व्यक्ति वहाँ प्रैक्टिस करता हुआ आपको दिखाई देता था. और ये इंस्पिरेशन एक और भी थी क्योंकि एक कैंपस एनएसडी का साथ में होने से एक बहुत था कि वो लोग भी थ्रू आउट प्रैक्टिस करते रहते थे, थ्रू आउट वो प्रैक्टिस करते थे अपने हिसाब से. जो भी उनका प्रैक्टिस सेशन होता है तो आपको हमेशा आमने सामने जब आप चीजें देखते तो बहुत इंस्पायर करती है चीजें. तो ये जो माहौल था कथक केंद्र में, और एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था. मैं सिर्फ ये हम लोगों के समय की बात बता रही हूँ क्योंकि वो हेल्दी कंपटीशन होना इतना जरूरी है, नहीं तो आगे बढ़ने में एज अ स्टूडेंट हमेशा थोड़ी सी व्यवधान रहती है. क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन है, अच्छे से रियाज करने का, अच्छा परफॉर्म करने का, दूसरों को देख के अगर उनकी गलती से सबक सीखना, गुड एस्थेटिक के साथ स्टेज पे जाना, बहुत सारी चीजें होती हैं. और वो चीज कथक केंद्र में रह के दूसरे गुरुओं की क्लास में जाके बैठ के उनकी चीजें समझने से एक माहौल था वहां पे जो हम लोगों ने उसको एज अ गोल्डन टाइम. आई एम श्योर हमसे पहले और भी बेटर टाइम होगा, लेकिन हमारे तक तो डेफिनेटली मैं उसको अपने लिए बहुत गोल्डन टाइम मानती हूँ कि सुबह से लेके शाम तक एक टाइम था कथक केंद्र में, ब्यूटीफुल टाइम. तो मतलब हाँ, ये तो मेरे ख्याल से सबका ही सेम एक्सपीरियंस है. मैं स्वाति से ये जानना चाहेंगे, जैसे कि ये हमें पता है कि अभी कथक केंद्र तो भगवान दास रोड में नहीं है, तो उसके जो बदलाव आए ना, तो उसको आप कैसे, किस नज़र से देखते हैं कि हाउ लाइक व्हाट इज योर फीलिंग रिगार्डिंग दैट? यस, वी नो because of the like administration and many other issues, like it may be official, but एज अ स्टूडेंट मतलब आपका क्या मतलब सुझाव है इसके बारे में? भैया एक चीज जो मैं बिलीव करती हूँ कि चेंज तो इनेविटेबल है. अगर एक उसका ये कह सकते हैं कि हाँ, वो मंडी हाउस का आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट छूटा है केंद्र से, तो हाँ, एक मौका केंद्र को मिला है अपना एक आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का. एब्सोल्युटली. तो एक बैरन लैंड मिला है
कि अब आप इस पे करिए। अब ये केंद्र के एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र के गुरुओं की बात है कि वो इसको कितना आगे अपने लेके हिसाब जाते से, हैं। बिल्कुल। आज केंद्र के पास अपनी एक बिल्डिंग है जिसको वो अपना कह सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो माहौल तो एक ऑफ कोर्स जो मंडी हाउस में मिला, वो उसका बहुत बड़ा हाथ रहा केंद्र के ग्रोथ में, केंद्र के स्टूडेंट्स के ग्रोथ में। लेकिन जो केंद्र का अपना एक थॉट है, एक बहुत अच्छा ब्लेंड गुरु शिष्य परंपरा और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग का एक बहुत परफेक्ट ब्लेंड खोजा है केंद्र ने उसके सिलेबस में। हालांकि सिलेबस है, पर गुरुओं को फ्रीडम है कि अपने हिसाब से बच्चों को सिखा सकें। उस क्लास में कोई एज सच इंटरफेरेंस नहीं है कि ट्रेनिंग आपको कैसे देनी है, यू आर फ्री टू ट्रीट इट योर ओन वे। वाह। तो वो ब्लेंड से बच्चों को फायदा होता है, उस ब्लेंड की वजह से डांसर्स क्रिएट होते हैं। कि आज का समय भी है और पुराने समय का एक उसमें हम्म निचोड़ हम्म भी है। हम्म। तो नहीं नहीं। ये भी एक आज की सिचुएशन है और इसको निभाना है, इसको आगे लेके जाना है, हाँ केंद्र के बिल्कुल आगे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात सही है, क्योंकि जैसे टाइम आगे चलता है उसी हिसाब से तो दुनिया चलता है। पर फिर भी जैसे कि उसको कैसे उनमें से जो पॉजिटिविटी है उसको ही पकड़ के चलने से ही मेरे ख्याल से जिंदगी आसानी से आगे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। मतलब अब मनीषा से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जैसे कथक केंद्र जैसे एक इंस्टीट्यूशन जहाँ गुरु शिष्य परंपरा को लेके चलते हैं, उधर दूसरी तरह से इंस्टीट्यूशन भी है। तो बाद में आप जब अभी मतलब सुनाई पड़ा कि आपका खुद का इंस्टीट्यूशन है और आप बाहर दूसरे इंस्टीट्यूशन में काम किए, तो मेरे ये जानना है कि कथक केंद्र का जो शिक्षा है वहाँ से आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो आपको कितना काम पे आए बाद में जाके, जब आप बाहर किसी इंस्टीट्यूशन में काम किए या आप अभी जैसे आपका खुद का इंस्टीट्यूशन हुआ, तो उसके बारे में अगर थोड़ा मतलब चर्चा करेंगे तो वो कैसे आपको हेल्प मिला था? कथक केंद्र का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जैसे हम कथक सीख रहे हैं उसके अलावा भी सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स में भी हमें तबला या पखावज या गाना, योगा, ये सब भी सीखने का मौका मिलता है। फिर हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते थे, तो चाहे दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर हो, हमें जाके देखना है, पार्टिसिपेट करना है बड़े बड़े गुरु के साथ, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करके देनी है। तो ये क्या होता है कि ओवरऑल एक ऑल राउंड आपकी ट्रेनिंग होती है। तो जैसे गुरु जी क्लास में भी हम लोग नगमा बजाते थे, तो क्लास चल रही है तो हारमोनियम उसका बजाते हुए बोलो को बोलना, तो हमारी लय ताल मजबूत होती है। तो ये सब चीजें वो जो माहौल और ये सब जो सीखने को मिलता है कथक सीखते सीखते, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए जब गांधर महाविद्यालय में भी म्यूजिक, वो तो म्यूजिक का पूरा गढ़ है कहना चाहिए, वहाँ पे भी और भी नृत्य है, ओडिसी, भरतनाट्यम। सो ये बहुत हेल्पफुल है वहाँ पे भी जब सिखाया बच्चों को, या अपने इंस्टीट्यूट में भी ये चीज इंट्रोड्यूस किया कि योगा एंड म्यूजिक द स्टूडेंट्स मस्ट लर्न, बिकॉज हम गंधर्व महाविद्यालय का अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल का कोर्स फॉलो करते हैं। तो उनका जो सिलेबस होता है थियोरिटिकल सिलेबस, उसके ऊपर भी अलग अलग टीचर्स, अलग अलग स्कॉलर्स को बुला के लेक्चर्स करवाना, बिकॉज दैट इज वन एस्पेक्ट जिसमें हमारा उतना ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज मोर। तो थियोरेटिकल के लिए स्टूडेंट्स खुद ही कोशिश करते हैं क्योंकि उनको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, सो दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। सो वो चीजें हमने इंट्रोड्यूस की। या और कथक में ये चीजें अब होने लगी हैं, वो इस तरीके के सेशंस होते हैं, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो ये इस तरीके से क्या होगा, हर डांसर अपने आप में कंप्लीट डांसर होगा। बस ये नहीं है कि एक डांस बस सबका मूवमेंट कुछ बंदिशें सीखी है, ऐसा नहीं। सब कुछ आना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको गाना ही है या तबला बजाना है, पर आपको समझ होनी चाहिए उसको समझने की और बताने की। नहीं नहीं, बिल्कुल। थैंक यू। और अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक डांसर को बाहर जाके मतलब बाहर मतलब जब इंडिविजुअली काम करते हैं तो उनका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, उसमें डेफिनेटली उनका तो डांस 100%, वो तो शिक्षा था, रियाज वो तो सब है। उसके साथ साथ जैसे थियोरिटिकल नॉलेज वो भी जरूरी है, शास्त्र से आप कैसे जोड़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से उसके साथ साथ दूसरे जो मतलब जो एक मैनेजमेंट जैसा है कि एक इट्स अ टोटल मैनेजमेंट नो, तो लाइक लाइट डिजाइन से लेके और फिर ऑर्गेनाइजरों से कैसे बात करना है, ये सब सब मिला के तब जाके एक डांसर अपने आप को थोड़ा कुछ जगह पे ले जा सकते हैं।
तो इस जर्नी में जैसे कि स्वाति, आपने क्या आपका खुद का सोलो तो आप करते हैं, उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्शन यूनिट वगैरह भी है, या कैसे आप मतलब आपका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मुझे जो पता है मेरे ख्याल से एज ए सोलोइस्ट ही ज़्यादा आपने काम किए, उसके साथ साथ इसके बारे में अगर आपने कुछ काम किए, अगर सोच रहे हैं, उसके बारे में आपका अगर विचार थोड़ा जानेंगे। भैया, जैसा आप जानते हैं और कह भी रहे हैं कि हाँ, मैं एज अ सोलोइस्ट ज़्यादा काम करती हूँ। वो एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा मीडियम है जो मैं ज़्यादा इंजॉय कर पाती हूँ, जिसमें मैं अपने आप को और ज़्यादा फ्रीली एक्सप्रेस कर पाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा पसंद है। जहाँ तक प्रोडक्शंस की बात है, मैंने 2-3 काम किए जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे थे। मैंने एक अनवरत करके एक प्रोडक्शन बहुत पहले किया था, जिसमें जो हमारा कॉस्मिक साइकिल है 5 स्टेजेस का, वो 5 स्टेजेस को डांस के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। और एक लय छंद करके विजयन मुखर्जी जी एक पता है फेस्टिवल करवाते थे, कोरियोग्राफी फेस्टिवल, तो उसके लिए किया था। और अभी रिसेंटली एक एडेज को लेके मैंने काम किया था, एक फ्रेंच प्रोवर्ब को लेके काम किया था। तो पर हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं है। मोस्टली आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माय ऑन द सोलो फॉर्म, क्योंकि मुझे बहुत फ्रीडम रहती है रिदम के साथ खेलने की। आई एंजॉय दी फ्रीडम दैट यू हैव टू interact with your musicians and your audience. हाँ, एक प्रोडक्शन में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है टाइमिंग्स को लेके, एज यू से लाइटिंग्स को लेके, बहुत सारी चीजें, सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं। यस, इट्स नॉट दैट आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बट हाँ, मेरा मन सोलो की तरफ ज्यादा रहता है। क्या बात। मनीषा से मैं पूछूंगा इसके बारे में। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मेरी जर्नी शुरू हुई कथक केंद्र से पास आउट होने के बाद, तो सोलोस तो साथ चल रहे थे, जो काम चल रहा था उसके साथ साथ ही सिखाना भी शुरू हो गया। सो इट बिकम अ पार्ट ऑफ माय प्रोसेस, माय ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते थे एवरी ईयर एनुअल फंक्शन कराना है या कुछ कराना है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट सम प्रोडक्शन, सम थीम, कुछ ना कुछ एक नया आइडिया से आना है। उसी दौरान जब 2009 में उस्ताद बिस्मिल्लाह का पुरस्कार मिला, तो उसका जब सोलो करना हुआ, उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स एक के बाद एक हुए, आईसीसीआर के मल्हार फेस्टिवल ये हो, तो सोलो को भी किस प्रकार से हम कोरियोग्राफ कर सकते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। इवन हम बहुत एक खुलापन होता है, स्पॉन्टेनिटी होती है, ऊपर जो करते हैं या भाव कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम फ्रीडम एक रहती है उसको एक्सप्रेस करने की, बट देन ऑल्सो वी हैव टू कीप अ स्ट्रक्चर। तो वो किस तरीके से करते हैं, ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली आई गॉट अ चांस टू क्रिएट वन प्रोडक्शन फॉर इम्प्रेसारियो। तो उनका इम्प्रेसारियो होने के लिए कोरियोग्राफी करना था। सो आई वाज थिंकिंग, वो बिजंदा उन्होंने कहा कि तुम सोचो, तुम्हें करना है, जो भी करना है करो, जो भी। तो ही गिव द फ्रीडम कि ऐसा नहीं है कि एक यंग आर्टिस्ट हो तो लेकिन। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्शन, रागा चित्रा। इट वाज बेस्ड ऑन द रागा, 5 रागास, बिकॉज हर रागा का अलग अलग प्रहर के हिसाब से उनका एक मूड होता है, एक समय होता है, तो उसका एक होता है। तो मैंने एक दिवस लिया, एक दिन लिया, जिसमें जैसे सुबह शुरू होती है सनराइज, तो वितराग बैरागी, देन द एनर्जी इंक्रीजेस, तो वो ताल रास्ताल उस राग भीम पलासी में। फिर शाम होती है तो एक बहुत फेमस तिरबट है राग कलावती में, सांझ सुहाई अति मन भाई। और फिर रात होती है, रात वो प्योर सरोद में बढ़त करते हुए, उसमें राग मालकोस में, और राग भैरवी, बिकॉज आई वाज थिंकिंग हाउ टू एंड इट, बिकॉज एक राग ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सबका समावेश हो। सो कुछ मिल नहीं रहा था, तो आई ट्राई टू कंपोज अ तराना इन राग भैरवी। एंड देन सो इट आफ्टर दिस प्रोडक्शन इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कि हमें एक आइडिया रहे तो वी आर नॉट सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हम बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, वी कैन कंपोज कोरियोग्राफिंग और स्क्रिप्टिंग, कॉस्ट्यूम and light and sound, सबका एक combination. So this way it started, and recently I have started these 2 festivals.
वन इज दिस कदम सीरीज स्टेप फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है, क्योंकि जिस चीजों से हम लोग गुजरे हैं ऐसे कि सोलो या ग्रुप में किस तरीके से उसे करें, तो वो प्लेटफॉर्म होता है यंग डांसर्स के लिए, वो अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं या सोलो या डुएट। तो उसमें क्या है, उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है। वी प्रोवाइड द स्टेज एंड लाइट एंड साउंड। और खनक धारा जो कि एवरी ऑल्टरनेट ईयर करते हैं, उसमें जो प्रोडक्शन न्यू आइडियाज थीम्स होते हैं उसके साथ वर्क करते हैं। दिस वे दिस जर्नी। क्या बात। अब मैं गौरी से पूछेंगे, क्योंकि हम सबको पता है गौरी मतलब सोलो भी करती है और ग्रुप में भी ऐसे ऐसे मतलब बड़े कोरियोग्राफर के साथ भी उन्होंने काम किए कि उनका दोनों का ही एक्सपीरियंस एकदम अलग सी है। तो मैं गौरी से ये जानना चाहेंगे कि उनकी जर्नी और इसके विषय में उनका क्या विचार है। जी, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझसे ज्यादा ग्रुप में किसी ने नहीं डांस किया होगा आज तक। सो चाहे वो कथक केंद्र में थी और वो एक पार्ट ऑफ द करिकुलम था कि जो जिस क्लास के बच्चे जिस कोर्स के बच्चे फर्स्ट आते थे उनको डिफरेंट गुरुज के पास जाकर के एक कोरियोग्राफी होती थी। हम लोग बहुत ट्रैवल किए हुए, मनीषा को याद होगा शायद। और उस तरह से शुरुआत हुई। वो सिर्फ एक्सपोजर मिलता था कि दूसरों की सोच क्या है, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, उनका काम करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, वो सीखने को मिला मुझे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी वो चीजें ट्रैवलिंग के साथ साथ, क्योंकि आप दूसरे लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं और आप अपने घर से कदम बाहर रखते हैं और आप 10 चीजें नहीं सीखते हैं। तो वो चीज मेरे साथ थी। साथ साथ मुझे जब जब मौका मिला मैं सोलो करती गई। और डिसिप्लिन मुझे ग्रुप में डांस करके सीखने को मिला कि डिसिप्लिन डांसर कैसे होते हैं और कैसे होना चाहिए, वो मुझे ग्रुप में डांस करके मिला। दूसरों को रिस्पेक्ट करना, दूसरों के स्पेस को रिस्पेक्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें मिली। और उसके साथ साथ दृष्टिकोण में एक चीज को बहुत बढ़ावा मिलता था कि आपकी खुद की सोच को रखने का। सो 2002 से वो चीज शुरू हो गई थी। आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन कोरियोग्राफीज, लेकिन दीदी ने बहुत पुश किया, दीदी ने कि नहीं, आपको सिर्फ मेरी कोरियोग्राफी तक ही सीमित नहीं रहना है, आप सोलो करेंगी और अपनी सोच को रखना है। फिर वहां से छोटे छोटे, चाहे वो 12 मिनट का हो या 18 मिनट का, वहां से चीजें शुरू हुई। और सबसे पहले मैं शुरुआत की आविर्भाव से अवसान तक। महाराज जी की एक कविता थी, सूर्य के उगने से लेके ढलने तक, तो उसको मैं शुरू की करना। फिर सेकेंड टाइम हर 2 साल पे होता था। सेकेंड टाइम गीता दी ने एक बंदिश दी थी चांदनी के ऊपर, तो मैंने उसका नाम रखा था निकसी चांदनी, और उसको मैंने कोरियोग्राफ किया था। बच्चों के वहां से, क्योंकि मैं बहुत सालों से सिखा रही हूँ, पास आउट होने के बाद ही मैं सिखाना शुरू की थी 2001 से। तो अपने हिच को हटाने के लिए जो एक झिझक होती है कि आप कोरियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो मेरे लिए वो सबसे अच्छा जरिया था कि मैं काम करती थी। और उस तरह से मैं शुरुआत की। और कई बार बड़े इंटरेस्टिंग चीज आई थी, कविताओं का तराना। तो उसमें हिंदी साहित्य, हिंदी कविताएं और डिफरेंट राग, डिफरेंट ताल की तराना को मैंने कंबाइन किया। दृष्टिकोण में जब हम काम कर रहे थे, उस समय अदिति दी ने हमेशा हम लोग को इनकरेज किया कि आप अपनी कोरियोग्राफी भी रखिए। और डांस दृष्टिकोण शुरू हुआ वहां से। और 2002 से उसकी शुरुआत हुई। और मैं सबसे पहले शुरुआत की थी आविर्भाव से अवसान तक। महाराज जी की कविता थी और मुझे लगा यहीं से एक्सप्लोर करते हैं। फिर 2004 में गुरु गीतांजलि लाल जी ने मुझे एक बंदिश दी थी चांदनी, और उसका नाम मैं रखी थी प्रोग्राम का निकसी चांदनी। तो पूरे चांदनी के ऊपर मैंने कोरियोग्राफ किया था। फिर 2010 में, इस बीच में बच्चों के ऊपर मैं सारा कोरियोग्राफ कर गई थी अपनी चीजें। और 2010 में मैं पूरे प्रोडक्शन यूनिट को लेकर दृष्टिकोण के अर्थ डायरीज मैंने बनाया था कि अर्थ किस तरह से, क्योंकि मुझे डायरी लिखने की आदत है, तो मैं उसको एक्सपीरियंस कर रही थी कि कैसे अर्थ एक्सपीरियंस करता है हमारे लाइफस्टाइल को। तो अर्थ डायरीज में बनाई थी। क्या बात। और फिर इस तरह से थोड़ी सी झिझक जो होती है अंदर की हटी। और फिर अनन्या फेस्टिवल में मैंने संजीव भार्गव जी ने कहा, और वहां मैंने किया मुग्धा। और उसके बाद की बहुत सारी कोरियोग्राफीज जो थी, हरी हो गति मेरी या डांसिंग एम्प्टीनेस, वो दीदी ने कोरियोग्राफ किया था, क्योंकि मुझे लगा ये बड़ा प्रोडक्शन है, मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, सो आई शुड नॉट टेक चांस। सो मैंने दीदी को रिक्वेस्ट किया था कि आप कोरियोग्राफ कीजिए।
लेकिन फिर मालविका सरुकाई जी ने मुझे फेलोशिप दिया, सीनियर फेलोशिप। तो उसमें था कि आपको खुद से कोरियोग्राफ करना है। सो मैं समरात्रि, सबसे रिसेंट प्रोडक्शन जो है, मैं समरात्रि मैंने कोरियोग्राफ किया। जी। तो अभी जैसे कि तुम्हारा दो मतलब बातों से मुझे दो चीज याद आए, क्योंकि एक तो आर्ट की जो डायरी अभी बोले ना, तो अभी जिस हालत से हम लोग जा रहे हैं, ये 2020 का आर्ट कैसे डायरी अपने आप में लिखेंगे मतलब इसको मतलब कौन किस नजर से उनको देखेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो वो तो 2021 या 22 में ही हम सबको पता चलेगा कि आज अभी कैसे डायरी लिख रही है और कब तक लिखेंगे इस डायरी। तो वो बात एक है। और दूसरी बात, और मतलब हमारा जो टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, तो बिल्कुल मतलब सोसाइटी तो इसी से ही बनता है। तो नेचर, डेफिनेटली नेचर इज समथिंग डिफरेंट, बट we are part of the society. Nature is also part of the society. मतलब वो अगर सही तरह से पूरा संतुलन बना के ना चलेंगे तो हम इंसान उसको कैसे आगे बढ़ा के ले चलेंगे। तो ये जो मतलब दुविधाएं होता है, और गौरी जी की बातों से ही वो जो उनकी जो पहली प्रोडक्शन के बारे में जब बोले कि अपना पैसा जब लगा रहा हूँ, तो ये बात एकदम हकीकत है कि मतलब वो आ जाता है फाइनेंस के बारे में कि अगर हम एक कलाकार कौन कैसा लेवल पे कलाकार है वो बात तो अलग है, किसका एस्टेब्लिशमेंट क्या है वो दूसरी बात है, पर जिनका जैसा भी एस्टेब्लिशमेंट है और उसको वो कैसे आगे बढ़ा के चल सकता है या उसी जगह को कायम रखते हुए चल सकते हैं, इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि वहां जाके उनका जो फाइनेंस और आर्टिस्टी इन दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मतलब वो अलग बात होता है, क्योंकि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है अपने जीवन में, और दूसरी तरह से उनका कला की जो प्रेजेंटेशन है वो किस मतलब सोच में वो दिखना चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन को, उस वहां जाके वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मेरे ख्याल से। और कैसे आप लोग बैलेंस करते हैं इसके बारे में, तो मैं किससे, मनीषा से पहले शुरू करें कि ये जगह आप कैसे सोच, इस जगह को आप कैसे देखते हैं और कैसे बैलेंस किए हैं, और आपको लगता है कि कैसे बैलेंस करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी को कभी इस दुविधा में नहीं पड़ना पड़ा, फिर भी आपको लगता है कि ये होने से मतलब हो सकता है ऐसे, मतलब इसके बारे में अगर अब जैसे अगर हम देखें, हमारा जो चाहे सोलो रिसाइटल हो या प्रोडक्शन हो, कोई भी चीज, हर एक का जो कॉस्टिंग, ये एक बहुत प्रैक्टिकल एंगल है जो सोचना ही पड़ता है कि कुछ समय बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं कि जिसमें कम बजट है और वो, लेकिन एट द एंड वी रिक्वायर मनी वो कॉस्ट निकालने के लिए। सो जब बड़े फेस्टिवल्स के लिए हम, बड़े फेस्टिवल या जिस जहाँ पे वो लोग अफोर्ड करते हैं गुड रेम्यूनरेशन, सो उन जगहों पे जब हमें उस प्रोडक्शन कॉस्ट मिलता है तो यूजुअली व्हाट आई डू दैट, वो जो रेम्यूनरेशन होता है उसको 4 भागों में स्प्लिट करती हूँ। द फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली फॉर द एक्सपेंसेस जो हमें म्यूजिशियंस के लिए या ट्रैवलिंग या जो कॉस्टिंग है वो निकालना ही है। एक है सेकेंड पार्ट है जो कि हमें होम एक्सपेंसेस, बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम, सो उसी से तो हमारा निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि एट द एंड ऑफ द month we are going to get a salary check or something, so that is also important. Then third part of saving I keep for future, because हमारे सिस्टम में अभी भी ऐसा नहीं है कि we can wait for a government aid or something, कि हम कोई अगर दुविधा, कोई परेशानी आती है तो they are there to help us, we have to take care of ourselves. So वो एक रहना चाहिए हमेशा, like this situation is going on. और जो फोर्थ पार्ट है, एक छोटा पार्ट, वो सेविंग रखते हैं प्रोडक्शंस के लिए जो हम करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि वी कैन गेट इट द स्पॉन्सर, बट समटाइम्स मे बी वी वोंट गेट स्पॉन्सर। जैसे हम बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट है, किसी को बुला रहे हैं तो शायद हमें मिल भी जाए, पर वी वांट टू वर्क विद द यंगस्टर्स और कुछ नया कुछ करना चाह रहे हैं। सो इट डिपेंड्स, इट्स ऑलवेज डाइसी कि विल गेट और मे नॉट। तो इसलिए so that saving we use for those productions and those events, so that helps. So this way I manage. Very good, very good. Shwati?
as Bhaiya just Monisa said कि जब we are able to earn sometimes in a big program or something, तो उसमें से savings जो होते हैं. Besides, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने एक society बनाई है, रसराज Foundation for the Arts. तो मेरा ये रहता है every third check that I receive as payment or something, वो मैं सोसाइटी में डाल देती हूँ, एंड दैट इज रिजर्व्ड कि उससे जो कुछ आगे अपना प्रोडक्शन करना है या काम करना है, कुछ भी करना है, तो उससे करते हैं. एंड वेरी रिसेंटली आई जस्ट रेड एन आर्टिकल हाउ इन इंडिया मैरिज इज सपोर्टिंग द आर्ट्स, तो which I found very very true, at least in my case, because my family pitches in many times when I'm at a loss. So वो करते हैं. टीचिंग मेरे लिए एक ऐसा मीडियम रहा है जिससे मैं अर्न कर पाती हूँ, जिससे मैं सेव कर पाती हूँ, तो उससे थोड़ा सा और आगे काम चलता है. बट at this point of time, I'll also say that this is not a positive situation. This is not how this should be. We should have people who invest in artists, and artists, when they perform, they should get money for that. Yes. ये नहीं होना चाहिए कि आपको अपने घर से पैसा लगाना पड़ रहा है. If this is a professional setup, that is how it should be. वो professional setup की तरह ही होना चाहिए कि कोई प्रोड्यूसर हो जो मनी लगाए, उससे जो भी अर्निंग हो वो प्रोड्यूसर को भी जाए, वो आर्टिस्ट को भी जाए. तो जो हम लोग कर रहे हैं वो एक सिचुएशन को निभा रहे हैं, पर इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि आगे ऐसा चलना चाहिए. नहीं, वही तो मैं भी सोचता हूँ कि कभी कभी कि देखो मंदिर, जब एक मंदिर बड़ा मंदिर हो जाता है ना, तो वहाँ भी ट्रस्टीज वगैरह होता है, मतलब, और जो लोग जाते हैं वहाँ भी वो लोग पूजा के लिए प्रणामी वगैरह सब देते हैं. हाँ, तो ये कला और वहाँ जो भक्ति श्रद्धा की जो बात है वो अलग बात है, वो मन की बात होता है. भगवान के पास, इसीलिए भगवान के पास जाते हुए ही आप मंदिर को, मूर्ति को दर्शन करेंगे, ऐसे नहीं है. वो आप घर में बैठ के भी हो सकता है, पर जब आप जा रहे हैं उसका जब एक मतलब वो है एक, तो वहाँ तो मतलब आ ही जाता है, चाहे वो ट्रस्टी दे या जो भक्त वहाँ जाते हैं, तो उसी वहाँ भी तो ऐसे ही चलता है. तो कला में भी तो साधना डेफिनेटली वो घर में वो अपना जगह है, वो इसीलिए वो कलाकार बनता है, क्योंकि उनका वो पैशन रहता है बचपन से लेके, या जब से उन्होंने डिसाइड किए मुझे इसको करना है, तो वो तो सब कुछ छोड़ के वही करने के लिए ही वो राजी है. पर उनका जो जीवन है वो कैसे चलेंगे, उसके लिए तो मतलब सोसाइटी से तो ये सपोर्ट तो मिलना चाहिए ना. गौरी को इसके बारे में, गौरी को क्या मतलब सुझाव है? मैं बहुत अजीब तरीके से काम करती हूँ. आई एम नॉट ऑर्गेनाइज लाइक मोनिसा श्योरली, बट मुझे आज ये सीखने को मिला है कि आई शुड डू दैट. एक्चुअली दैट्स अ रियली गुड थिंग टू डू. और लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका था, क्योंकि मैं अपने ट्रस्ट का पैसा, जो मेरे बच्चों की फीस होती है, मैं वो अपनी पर्सनल खर्चे में नहीं लाती हूँ. आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस इज माई मनी एंड दिस इज ट्रस्ट मनी. सो जो भी फीस आता है, पहले कैश लेती थी क्योंकि बच्चे इतने नहीं थे. जैसे जैसे बच्चे बढ़े, मैंने कहा कि अब आपका पैसा ट्रस्ट में जाएगा, डायरेक्ट जाएगा, ये मेरे थ्रू नहीं जाएगा. सो अब मेरा ट्रस्ट का पैसा वही रहता है, एग्जाम की फीस वैसे ही जमा होती, वहीं से हर चीज जो बच्चों के ऊपर खर्च है वो वहीं से जाएगा. शो के लिए भी, क्योंकि स्पॉन्सरशिप 0 रहता है, कभी मुझे मिला नहीं 5 पैसे का स्पॉन्सरशिप मनी वाइज. सो मैं हमेशा बच्चों से मुझे पैसे लेने पड़ते हैं, और उसके बाद में उसी पैसे के थ्रू मैं फिर प्रोग्राम करती हूँ, और जो पहले का पैसा है जो बचता है थोड़ा थोड़ा, वो उसमें इंक्लूड होता जाता है. सो ये तो बच्चों की बात है. लेकिन जब सारी प्रोडक्शंस की बात है, जब मैं दृष्टिकोण के लिए प्रोडक्शन कर रही थी, वो प्रोडक्शंस ऐसे थे कि दृष्टिकोण स्पॉन्सर कर रहा था, तो उसमें कोई बात नहीं, तो मुझे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना था. फिर उसके बाद बात आई कॉर्पोरेट शोज की. कभी भी यदा कदा अगर कॉर्पोरेट शोज मिले, मेरा इंटेंशन है, क्योंकि आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट कॉर्पोरेट शो, नो राउंड टेबल, नो सर्विंग व्हेन आई एम परफॉर्मिंग. सो मेरे कुछ 2-3 रूल्स एंड रेगुलेशन है, अदरवाइज आई डोंट डू कॉर्पोरेट शो. लालच है
कि पैसे मिलेंगे तभी मैं अपना कोई अपना काम कर सकती हूँ, लेकिन स्टिल आई डोंट डू इट कि कॉम्प्रोमाइज करके मैं अपने वैल्यूज को साइड में रख के तब मैं शो करूँ, आई डोंट डू दैट। लेकिन जब भी पैसा आया मैं उसको बचाई हूँ। मैंने गवर्नमेंट शोज बहुत किए हैं, जैसे स्पिक में के हुआ, जैसे SNA का शो हुआ, थैंक्स टू स्वाति क्योंकि फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इसने शुरुआत की थी। और मैडम जब अपने ब्रेक पे गई थी, आई थिंक प्रेगनेंसी ब्रेक पे, तो मुझे बुलाया गया। उसके बाद मुझे फेस्टिवल ऑफ इंडिया में डांस करने का बहुत मौका मिला। रिटर्न्स आते हैं, हम सबको पता है कि हम जब टैक्स भरते हैं तो वो रिटर्न आता है। उस रिटर्न के पैसे को आई मेक श्योर मेरा एक प्रोडक्शन एक तो नहीं निकलेगा, 2-3 रिटर्न के पैसे को, क्योंकि हर साल मैं नया प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, हर महीने नहीं कर रही हूँ, उसको इकट्ठा करके और वो एक प्रोडक्शन में जाता है, वो मेरे पर्सनल खर्च पे नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। So I am specific that way, but not organized completely like Monisa, जो I should do it now. And then जो हरिओ मैंने किया था प्रोडक्शन, उसमें मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी। लोगों ने मुझे इन अ गुड रिलेशनशिप, हर लोगों ने मुझे हेल्प किया कि जैसे मीनाक्षी दीदी, जो मीनाक्षी दास जी हैं, उन्होंने कहा आई स्पॉन्सर यू द ऑडिटोरियम। उन्होंने ऑडिटोरियम श्री राम सेंटर का पैसा मुझे दिया। मुझे मेरे हाथ में पैसा नहीं आया, विच आई एम फाइन, मुझे अपना प्रोडक्शन करना, मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, उन्होंने उसके लिए दे दिया। किसी एक ने, जो आज तक मुझे नहीं पता कि किसने दिया वो पैसा, 30,000 मुझे दिया था, बट शी टोल्ड मी, क्योंकि वो पैसा डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया था, कि मेरा नाम कहीं नहीं आएगा, ये मैं बस आर्ट के लिए कर रही हूँ। और वो अभी तक अज्ञात में है कि आई डोंट नो हु वाज शी और ही। क्या बात। और 30,000, यस एब्सोल्युटली। वो मिला। मेरी जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने अपना काम शुरू किया था बेकरीज का, स्ट्रीट दिल्ली स्ट्रीट बेकरी का। तो उन्होंने कहा कि उस शाम के जो स्नैक्स रिफ्रेशमेंट का चीज है, आई विल स्पॉन्सर दैट, शी डिड दैट। इस तरह से जब आपके संबंध लोगों के साथ अच्छे बनते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक, मेरे साथ बहुत रहा है कि लोगों ने मुझे हेल्प किया। डांसिंग एम्प्टीनेस में आई वाज रियली वेरी फॉर्चुनेट कि जब संजीव सर ने मुझे कहा कि सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल आपको प्रोड्यूस करेगा, प्रोफेशनली आपको एक प्रोडक्शन बनाने के लिए पैसा देगा, बट ऑफ कोर्स उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट था बहुत लंबा। आई डिड दैट, मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे था कि मुझे अच्छा काम करना है, तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर I don't mind putting their names all the time whenever I am performing dancing emptiness, कि commissioned by Serendipity Art Festival. I don't mind doing that. हम ऐसे तो बहुतों का नाम लेते हैं, क्यों ना हम ये भी करें। और वो मुझे, मेरे लिए बहुत सही रहा, क्योंकि भुवनेश कोमकली जी इसमें साथ थे, एक बड़ा नाम जोड़ने की बात थी, और वो मैं थी। और समरात्रि में अगेन थैंक्स टू मालविका सरुकाई जी, और उनकी वजह से एक नया प्रोडक्शन बना। बट वही है, ये प्रोडक्शन चेन्नई में हुआ, लेकिन अगर मुझे दिल्ली में प्रीमियर करना है और अगर मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, मैं कहाँ से करूंगी? और वो कहाँ से करूंगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी श्री राम सेंटर फिर से अपना पैसा लगाना। आई डोंट मेंशन, सी मेरे घर में कोई म्यूजिक और डांस से, चाहे मायका हो या ससुराल, किसी को कुछ नहीं पता है। तो फॉर देम इट्स वेरी वियर्ड कि आप अपनी पैसा लगा के अपना प्रोडक्शन कर रहे हो। फॉर देम इट्स वेरी वियर्ड। अगर मैं उनको बोलूं कि मुझे 10 साड़ियां खरीदनी, पैसे दे दूं, तो शायद वो 1 सेकंड में दे देंगे, लेकिन डांस करने के लिए इट्स वियर्ड फॉर देम, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। सो हैबिटेट ने मुझे हेल्प किया था, और हैबिटेट ने मुझे ऑडिटोरियम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। ऑफ कोर्स उसमें भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा था मुझे, लेकिन आई केप्ट इट दैट लाइक अ टिकटेड शो। फर्स्ट टाइम मैं, अदिति दी ने कहा कि नाउ और नेवर, और फर्स्ट टाइम मैं टिकटेड शो की थी, एंड आई गॉट अ गुड रिस्पांस। सो थैंक्स फॉर ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर सच में टिकटेड शो होने लगेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो मतलब जो स्कैर्सिटी है, ये बहुत ही एक हद तक मतलब ये हम लोग बैलेंस कर सकेंगे, क्योंकि डेफिनेटली स्पॉन्सर अगर मिले या ना मिले वो बात तो अलग है, या जैसे कि कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर मिले, या ऐसे गौरी को जैसे मिले कि कोई इंस्टीट्यूशन से स्पॉन्सर, या कोई हॉल, या जो भी है, वो तो ठीक है। अगर टिकटेड होता है ना, तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छी बात होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि तब जाके जो लोग इंटरेस्टेड है वही लोग ही तो आ रहे हैं।
और वो जब आ जी रहे हैं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वो आने जाने में कितना खर्चा करते हैं और कैंटीन में जी या स्नैक्स में कितना खर्च करते हैं, पर टिकट क्यों नहीं खरीदते हैं। मतलब जी एक प्रोग्राम देखने के लिए लोग खर्च खर्च कर सकते हैं, पर जी वो प्रोग्राम काम के लिए तो होना भी मेरे ख्याल से मेरे पता नहीं कि हम सब तो ये बात सब कहते हुए शायद मतलब आने वाले टाइम पे ये सब हमको देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे कि जो स्पॉन्सर वगैरह सब है वो लोग थोड़ा और आगे आएंगे, तो देखते हैं क्या होंगे। तो हमें तो ये मतलब सबसे बातचीत करते हुए ये हम सब जान गए कि डेफिनेटली फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन सबसे बात करते हुए मुझे और भी एक चीज मतलब सोच आ गए। जैसे कि मैंने स्टार्ट किए थे एस्टैब्लिशमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ मेल डांसर इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि मैं जैसे कि एक मेल हूं तो इसलिए अपना तस्वीर तो पहले खुद लोग देखते हैं ना, तो बाद में दूसरों को देखते हैं, ये नेचुरल है। और अभी अभी मैं सोच रहा था कि वर्ड भी कैसे कैसे बन जाता है, जैसे कि शिव और शक्ति, मतलब इससे पूरा दुनिया बनता है। और फीमेल और मेल ये जो अगर हम लोग स्पेल करेंगे ना, तो MALE और उसके पहले FE, तो दोनों ही फोर्स एंड एनर्जी। तो फोर्स और एनर्जी दोनों ही शक्ति स्वरूप है। और हम तो ये जो बातचीत ये मतलब अभी देवी पक्ष चल रहा है, तो इसमें ही हमको ये मैंने पहले से ही सोचे थे कि इसी टाइम हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे। तो मैं इन सबसे एक बार जान लेंगे कि इनका जो मतलब पूरा जो काम है, क्योंकि हम सबको पता है एक फीमेल मतलब वुमेन होने से उनका सोसाइटी में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब संभाल के चलना पड़ता है। चाहे वो मतलब मेटरनल फैमिली हो या तो इन लॉज हो, जो भी जहां भी है, तो वो इन्होंने कैसे संभाले, उसके साथ साथ डांस को भी मतलब आगे बढ़ा के चले। तो मैं मनीषा से ये शुरू करूंगा। मनीषा, शक्ति मेरे शाडुपिनी। मेरे केस में मेरा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मर्ज हो गया बिकॉज आई वाज लकी टू हैव अ फैमिली की जो पेरेंट्स दे वर सपोर्टिव, क्योंकि उनका ही ये आइडिया था कि हम डांस एंड म्यूजिक में जाएं एंड माय सिस्टर आल्सो डांसिंग, सो एक माहौल घर में था। एंड लकीली आई गॉट मैरिड टू श्रीकांत जी, माय हस्बैंड, हु इज लाइट डिजाइनर बट हिज बैकग्राउंड इज फ्रॉम थिएटर. So unko plays he used to do, he was the actor and then he moved to become a light designer. So he knew, so they can understand these people, our spouse who are from the same or allied field, they can understand the timings, the way of working or the traveling and क्या चीजों से हम एवरीथिंग, गुजरते हैं और किस करना होता है, everything एवरीथिंग, they can make up. एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो इसलिए फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड एंड देन सपोर्ट. सो क्योंकि वो समझते हैं इस फील्ड को, सो आई गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट बिकॉज लाइक आई सेड कि कथक केंद्र में जब ट्रेनिंग हुई तो प्योर कथक नृत्य की सारी ट्रेनिंग हुई, लेकिन कुछ चीजें ये जो टेक्निकलिटीज हैं इस चीज के बारे में कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल अभी भी नहीं है. अभी डांसर्स थोड़े अवेयर हो गए हैं, वी ऑल आर, सो वी ट्राई टू स्टडी अबाउट इट बिकॉज हमें पता होना चाहिए साउंड के बारे में, लाइट के बारे में, स्टेज के बारे में. So I got this information, means मुझे ये सीखने को मिला उनसे. So it was a nice, it was good for my growth also. Like So that's why. you're lucky one। It was that's why. So इसलिए मेरा पर्सनल प्रोफेशनल में दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है. So क्या बात, I was क्या बात, lucky to. क्या बात। स्वाति। भैया वैसे तो दोनों तरफ की फैमिली में सब औरंगजेब हैं, पर ये रहा है कि जहाँ तक मम्मी पापा का सवाल था, जो भी मुझे करना था मुझे खुली छूट रही करने की। और शादी जब हुई तो मेरे हस्बैंड आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हैं और बाद में उन्होंने डिजाइन फील्ड में, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ NID, तो एक आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड रखते हैं। तो उनके साथ बहुत सारे चीज़ों का आदान प्रदान रहता है, डिस्कशंस रहते हैं, और तो उस हिसाब से सपोर्ट मुझे मिल जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर
फैमिली में किसी को नहीं समझ आती हैं तो हर चीज को समझाने की भी कोशिश मैं नहीं करती हूँ। जो बैकग्राउंड में है वो बैकग्राउंड में है। मुझे पता है मुझे सुबह उठ के रियाज करना है तो मुझे करना है। तो कुछ अपना दृढ़ निश्चय लेके चलते हैं, कुछ सपोर्ट मिल जाता है। एंड एज दे से कि जब आपको किसी चीज को बहुत शिद्दत से पाने की इच्छा होती है ना, तो सारी कायनात फिर उसी हिसाब से काम करती है कि आप उसको पा लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा। एंड बच्चे के बाद भी मैंने उसको कंटिन्यू किया। और इस वक्त मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। जब मेरी बेटी 1 साल की थी तो मैं मुंबई में रेन ड्रॉप्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती हूँ, उमा डोगरा दीदी। तो उन्होंने किया था, उन्होंने बुलाया, मैं गई। भगवान की दया से परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। और उन्होंने जब वो पूछ रही थी बैकग्राउंड के बारे में, मैंने बताया 1 साल की मेरी बेटी है, तो उन्होंने बोला एक चीज, उन्होंने बोला कभी भी गिल्ट नहीं आने देना अपने अंदर कि तुम बेटी को छोड़ के आई हो। तो आई वाज लाइक हाँ, थोड़ा तो मन में लग रहा था, मैं बहुत छोटे बच्चे को छोड़ के आई हूँ। तो बट देन उससे लगा कि नहीं, हाँ, वो गिल्ट कभी अपने अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि फैमिली का पूरा सपोर्ट है। द चाइल्ड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर एंड आई ऑल्सो हैव सम एम्बिशन फॉर माई सेल्फ। एंड एक रास्ता मैंने अपने लिए चुना है, उसमें मुझे चलना है। शी विल चूज हर ओन वे एंड गो हर ओन वे लेटर ऑन। वेरी गुड। तो अच्छा, बाय द वे, नहीं, स्वाति से ये एक सवाल पूछना था कि तुम्हें वो एक आर्टिकल के बारे में पता चला, वो आर्टिकल तुम क्या पढ़ी हो? नहीं, अभी पढ़ने के टाइम मिला है? आर्टिकल मैंने काफी दिन पहले पढ़ा था एंड आई कुड आइडेंटिफाई अ लॉट। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे लग रहा है कि वो कितना रेलेवेंट है तुम्हारे खुद के लाइफ के लिए? मेरे केस में तो है, मेरे केस में तो बहुत है। आई not only in the financial sense, but no, in overall. Yeah, in the development of an idea, how my husband contributes to it and how he guides me through. Although I'm quite a novice as far as social media things and marketing things are concerned, I just stay away from all this. But then he guides me through a lot of things because design background से हैं, तो कार्ड कैसा डिजाइन होना चाहिए, हाउ सिंपलिस्टिक इट शुड बी, हाउ आर्टिस्टिक इट शुड बी, वो सारी चीजों को लेके बहुत अच्छा डिस्कशन रहता है। सो यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट। क्या बात। गौरी? सो मेरे लिए जैसे यहाँ औरंगजेब है तो यहाँ पे राजा महाराजा नहीं थे, लेकिन उससे भी वर्ष, क्योंकि कम से कम राजा महाराजा के दरबार में कोई तो संगीतज्ञ आते थे, यहाँ कोई भी नहीं है। तो हम 6 बहनें, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि कई बार किसी चीज को न जानना ज्यादा बेहतर है। तो मेरे घर में वो मेरे लिए बहुत फायदे की बात थी, चाहे मैं अच्छा डांस करूं या बुरा, ताली तो मिलती थी मुझे। क्या बात। सो वहां से शुरुआत हो गई। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वहां से आना शुरू हुआ। और सभी बहनें, मेरे को कॉस्ट्यूम के लिए बाहर नहीं जाना होता था, मम्मी बना के देती थी कॉस्ट्यूम, बहनें मेकअप करती थी। उसमें से जो मेरे से बड़ी वाली बहन है, वो जब इरिटेट करती थी मुझे कि तुम्हारा मेकअप खराब हो गया, शो के पहले मैं पूरा मेकअप धो देती थी, फिर दोबारा मेरी बड़ी दीदी मेकअप करती थी, क्योंकि ये सब बहनों के बीच में चलता रहता था। लेकिन उसमें से एक बहन बहुत इरिटेट करती थी मुझे, तो बड़ी दीदी कहती थी हमेशा ऐसे लोगों की बात सुन के और ये मेकअप धोती हो हर बार, और अगर दोबारा मेकअप जल्दी नहीं हुआ तो मुश्किल में फंस जाओगी। तो ये सारी चीजें छोटी चीजें होती हैं, लेकिन सीखने को मिलता है। शादी के बाद मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत था, जिसमें सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मेरी मदर इन लॉ रही है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं शादी के पहले से मैं उनको जानती हूँ, इट्स अ लव मैरिज, सो मैं उनको पहले से जानती हूँ। और वो एक औरत थी जो मुझे कहती थी शादी के पहले कभी शादी मत करना। क्योंकि जिस प्रोफेशन में हो वो बहुत डिमांडिंग है, ट्रैवल करना होता है और तुम्हें इतने लोग से मिलना होता है, शोज के लिए जाना था, तो कभी शादी मत करना। बट उनको नहीं पता था, और एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि मैं वही उसी घर में जाऊंगी। और उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो आप फील कर सकते हो कि ईयरली एंड में मुझे कितना इरिटेट करते हैं मेरे रिटर्न फाइल करने के लिए, ही इज द वन।
सो एकदम अगर 31 है तो 30 को मुझसे पेपर मांगा जाता है, तो मैं उसके लिए बहुत इरिटेट होती हूँ। सो इस तरह से है। लेकिन जहाँ तक बेटी की बात है, एंड आई टोटली सेकेंड स्वाति की आई वॉज इन गिल्ट 100%। मैं गिल्ट में थी बड़े दिनों तक, क्योंकि अदिति दी ने मुझे कहा चाहे डांस करो, शो मिले या ना मिले, घर में घुंघरू पहनो और घूमो, डोंट डांस। ये बात उन्होंने मुझे जब परी 1 महीने की हो गई थी तब से उन्होंने कहा, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। क्योंकि वो मोटिवेशन लाना बिना शो के कि वापस कैसे आया जाए, फिटनेस तो बहुत दूर की बात है। फिर सौभाग्यवश पहला शो मिला जब परी 6 महीने की थी, और वो शो के लिए मैं भुवनेश्वर गई थी, एंड बिकॉज आई वॉज फीडिंग हर आई वॉज कम्प्लीटली इन गिल्ट। मतलब मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई हूँ जिसको मैं फीड करती हूँ, और मैं बड़े दिनों तक मैं बहुत मुश्किल में थी। और काफी जब वो 2-3 साल की थी तब तक फिर 1 दिन का शो, फिर 2 दिन 3 दिन, तो अभी मैं मैक्सिमम उसको छोड़ के मैं 20 दिन बाहर रह सकती हूँ, इससे ज्यादा भी नहीं रह सकती। सो आई एम लिटिल इमोशनल अबाउट दैट कि आई एम वेरी मच श्योर कि 20 दिन के बाद का जो शो है वो मैं नहीं लेती हूँ। आई कांट टेक इट, आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट। नहीं ठीक, वही तो मतलब हम सब कलाकारों को जो जिंदगी है वो स्टेज में जो दिखता है वो मतलब वो दूसरी होता है, क्योंकि स्टेज में तो आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या जैसे जो डांस कर रहे हैं वहाँ तो सबके लिए करना पड़ता है, पर खुद का जो जिंदगी है वो उसको मतलब एक साइड में रखते हुए आपको उसमें लाना पड़ता है अपने आप को। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल, तो वो एब्सोल्युटली। बात तो सबके लिए मतलब हमारे लिए दूसरी तरह से होता है। हाँ, पर आप जी लोगों के लिए तो, और मेरे ये जो मतलब बातचीत का जो ये मैंने एस्पिरेशन शुरू किए, तो इससे मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है कि सबके साथ बातचीत करते हुए बहुत कुछ नया सीखने को लिए मिल रहा है, और उसके साथ साथ हर एक मतलब मैं इंसान ही कहूँगा क्योंकि आर्टिस्ट तो बाद में होता है। हर एक इंसान की जो जिंदगी है वो कैसे कैसे उन्होंने मतलब आगे लेके चलते हैं, और मतलब जो बड़े लोग जो गुरु लोग हैं उनकी बात तो हमेशा मतलब उनसे सीखने के लिए मिलता है, पर हम जैसे हम मतलब एज ग्रुप के या हमारे जो हमसे जो छोटे भी है उम्र में, तो सबके साथ बातचीत करते हुए ये मेरे ख्याल से मतलब अभी तो ये लॉकडाउन में मैं ये पूरा डिस्कशन चालू कर मतलब कर रहा हूँ, ये तो टेलीकास्ट बाद में हो गए, तो या अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसके बारे में आप लोगों को मतलब हो सकता है जब ये टेलीकास्ट होगा तब लॉकडाउन उठ जाए, पर मेरे ख्याल से ये तो इस पूरा मतलब ये पूरा ईयर 2000 मतलब 20 पूरा ही रहेंगे, मतलब उससे पहले तो हम लोग कोई भी स्टेज पे तो नहीं आ पाएंगे। हाँ, तो अभी सब जैसे कि घर में ही रियाज कर रहे हैं या तो सिखा रहे हैं ऑनलाइन पे, ऐसे ही तो चल रहा है, पर इससे मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि जो अभी ऑनलाइन जो चालू हुआ ना, तो इसका असर मतलब क्या, मतलब इसका पॉजिटिविटी क्या है, या इससे मतलब कला के लिए ये कितना इफेक्ट हो रहा है मतलब किसी भी तरह से। तो मैं स्वाति से पूछते हैं पहले। अ, भैया ये सच है कि ये साल तो एक आर्टिस्ट की डायरी से पेपर हटा देना चाहिए, 2020 शुड एग्जिस्ट। तो इसको संभलने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे इसलिए लगता है ऐसा क्योंकि अभी रिसेंट एक सर्वे में जो सबसे नॉन एसेंशियल जो प्रोफेशन अनाउंस हुआ वो आर्टिस्ट का था, which was very very disheartening। क्योंकि आर्ट के बिना तो कभी भी इंसान नहीं जिया है। जब से उसको बोलना चलना भी नहीं आता था तब भी वो आर्ट तो कर रहा था, was practicing art। तो इस चीज को कैसे नॉन एसेंशियल प्रोफेशन में डाला जा सकता है, तो एक सोसाइटी का जो रुख है इस चीज की तरफ वो नजर आता है। तो हाँ, इसको संभालने के लिए शायद जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट देंगी वो शायद सबसे लास्ट की तरफ देंगी। बिसाइड्स दैट इसमें जो आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ परफॉर्म करके अर्न कर रहे थे, जो रोज परफॉर्म कर रहे थे, फोक परफॉर्मर्स हैं, एंड और भी लोग जो इससे रोज कमाते खाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही
बुरा टाइम है, वो कैसे इस चीज को, इस साल को निकाल पाएंगे और क्या आगे इस चीज में कुछ कर पाएंगे काम, इसका वही मुझे डाउट होता है। मतलब मेरे ख्याल से जिन कला में मतलब जो आर्टिस्ट का एक है कि सिखाना, वो फिर भी किसी ना किसी तरह से मतलब गुजर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टैंड बाई, फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई भी, चाहे वो गाना हो या डांस हो या कुछ भी, पर जिनका सिर्फ मतलब वो ऐसे सिखाने का कोई जगह नहीं है, तो उनको कैसे मतलब वो कैसे मतलब अपने आप को संभालेंगे, ये सच में मतलब बहुत ही टेंशन की बात है। क्योंकि ऑनलाइन में हो सकता है, जैसे कि पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे सच में, कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो फीस नहीं दे पा रहा है, फिर भी अगर 4 में से एक भी दे रहा है तो एक का तो मिल रहा है, पर जो परफॉर्मेंस ऑफ किसी भी जगह को हो नहीं रहा है। अगर मतलब जैसे कि अभी ऑनलाइन शुरू हो रहा है, इसके लिए अगर कॉर्पोरेट वगैरह अगर आ जाए कोई, मतलब इसमें से भी अगर फीस लेके अगर परफॉर्मेंस शुरू होंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ एक साइड स्टैंड बाई, फिर भी वहाँ तो जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट या लाइट डिजाइनर, मतलब इन सबको तो वहाँ ऑनलाइन में भी तो मुझे पता नहीं वो कैसे कैसे होगा, मतलब कोई, तो गौरी इसके भैया मैं बारे में। इसीलिए उस वक्त पहले मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि इस सेक्टर को भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इसका एक फ्यूचर हमको देखना है। नहीं बिल्कुल। तो हालत ये हो जाएगी जैसे विदेशों में मैं देखती हूँ, वी हैव वीकेंड आर्टिस्ट इन द सेंस वो मंडे टू फ्राइडे कोई जॉब करते हैं, सिर्फ सैटरडे संडे अपने आर्ट को होन करते हैं। एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्टेजेस कि जहाँ स्टेज मिल जाए वहां कम से कम अपने एक दिल की हाँ, भड़ास तो हाँ, निकाल हाँ, लें, हाँ, थोड़ा हाँ, नाच तो लें, थोड़ा हाँ, गा तो लें। हाँ, तो क्या ये फ्यूचर होने वाला है हमारे आर्ट्स का बिल्कुल कि यूर अ बिल्कुल। सेल्स पर्सन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे भाई जो करना है कर लो। तो एक सवाल तो खड़ा हो रहा है, हम लोग शायद बहुत फॉर्चुनेट सिचुएशन हाँ में हैं, हाँ उतना हाँ नहीं हाँ झेल हाँ। रहे हैं हम्म। इसको, पर कुछ लोग तो और बहुत बुरी खास सिचुएशन। करके जो नए जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए तो ये क्या मतलब उनके सामने फ्यूचर क्या है, उनके लिए तो और भी क्यों, और वो क्वांटिटी तो बहुत बड़ा है, मतलब बिल्कुल जो, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो अब जिनको मिल गया वो उनको वो सस्टेन कर जाएंगे, पर जो मतलब आने वाले जो पीढ़ी है ना, उनके लिए तो सच में मतलब उनके सामने दिशा क्या रहेंगे, गौरी। और ये लॉकडाउन क्योंकि जब से शुरू हुआ मेरे ख्याल से 26 फरवरी आई परफॉर्म लाइक लास्ट, और क्योंकि पिछला साल से लेके 26 फरवरी तक मेरे जितने शोज थे बहुत हेक्टिक, तो मुझे लगा कि 5 दिन आराम कर लेना चाहिए, और मैं कुछ नहीं कि सिर्फ खा रही थी और आराम कर रही थी। एक्चुअली मुझे नहीं पता था आगे के मेरे जितने नेशनल और इंटरनेशनल शोज थे सारे कैंसिल हो जाएंगे। मैं सपने में भी नहीं सोची थी और सब कुछ खत्म हो गया। और एक सप्ताह की बात थी और मैं उस दिन से अब रिग्रेट करती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में रियाज नहीं कर सकती हूँ। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ। उस दिन से आज तक मैं एक दिन भी खड़े होकर रियाज करने का मतलब सिर्फ हाथ हिलाना नहीं है, मैं कितना भाव पे काम करूंगी या सिर्फ ऊपर ऊपर हाथ, मैं खड़े होकर तत्कार नहीं कर सकती अपने घर में। मैं प्रिविलेज नहीं हूँ उस हिसाब से। मेरा स्टूडियो यहाँ से जबकि सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पे है, बट हम बड़े महीनों तक कंटेनमेंट जोन में थे। अभी भी हमारी दिल्ली की हालत बहुत खराब है। सो मैं क्लास जाके रियाज नहीं कर पा रही, विच इज सैड। और इसके अलावा जहां तक बाकी पक्ष में देखे, सो अगर मैं अपने को हटा के देखूं एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं सोचूं कि वेरी सैड सिचुएशन, हमारे देश की जो जनसंख्या है वहां से अगर हम जो विचलित हुए पड़े हैं और गवर्नमेंट की तरफ से नो हेल्प, किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नो हेल्प, वी आर द प्रिविलेज्ड वन जो कि हम लोग सोच समझ के चलते हैं। जैसे मोनिसा ने बताया कि किस तरह से वो काम करती है। सो इस तरह से अगर हम अपने आप को तरीके से नहीं रखे तो हम लोग अभी बहुत बुरे हालात में होते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि थोड़े से दूरदर्शी होकर चलते हैं, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ आवर प्रोफेशन, कि हम अभी तक बचे हुए। लेकिन मैं कई लोगों को, कई आर्टिस्ट को जानती हूँ कि जिनको मैं ये नहीं बोल सकती कि सड़क पर आ गए हैं, बट दे आर नॉट इन अ गुड शेप, क्योंकि वो जोमेटो और स्विगी के लिए वो काम करने लगे हैं एज अ डिलीवरी बॉय, विच इज वेरी 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 सैड।
और इसके अलावा कई हैं जिनके पास खाने को नहीं है, राशन की कमी तक है। और इसमें सभी हैं, इट्स नॉट अबाउट कि इसमें सिर्फ फोक आर्टिस्ट है या इसमें क्लासिकल। ये सिचुएशन सभी के लिए खराब है। और आगे आने वाले 2020 को तो भूल जाइए, 2021 हाफ तक भी मैं सोचूंगी कि अगर अच्छी शोज अगर हम एक्सपेक्ट करें, पहले लोग अपने घर को संभालेगा, अपने बिजनेस को संभालेगा कि पहले एंटरटेनमेंट में पैसा लगाएगा? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, किसी कॉर्पोरेट्स के लिए भी और सबके लिए क्योंकि सबसे लास्ट जैसे बताया कि एसेंशियल उसमें हम है, मतलब कि सबसे लास्ट में हमें इमेजिन किया जाता है अपने गवर्नमेंट, अपने देश की सरकार की तरफ से भी, जबकि वो आर्टिकल आई बिलीव कि वो आर्टिकल सिंगापुर से आया था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश में कौन सा कुछ काम हो गया, क्योंकि हमारे लिए बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बाकी चैलेंजेस बहुत है, और उसके बाद एक चैलेंजेस आप सोशल मीडिया और न्यूज चैनल से देख सकते हैं कि कभी चाइना, कभी कुछ। तो ये जब जनसंख्या होगी तो ये सारी चीजें फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा, विच इज वेरी वेरी सैड। सो अभी तो शोज तो भूल ही जाइए, 2020 पूरा भूल जाइए, 2021 का आधा भी मुझे डाउट है कि अगर हम बड़े महत्वाकांक्षी हो कि अगर डांस करना हो तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन as a monetary, as a good stage, as a good audience, I have a big doubt about that. बिल्कुल। मनीषा, जैसा संदीप जी आपने और स्वाति एंड गौरी ने बोला, it's absolutely right कि we are in a very difficult position, struggling period is going on, and ये वही सेम चीज फिर से रिपीट करके फायदा नहीं, क्योंकि it's a truth, everybody or especially all the artists know that. But I was just thinking that अगर स्पीकिंग ऑफ डांस, जब ये शुरू हुआ, अगर हम अपने कथक को ही ले तो ये टेम्पल से शुरू हुआ, मंदिरों से। तो ये जब भी जिसका ट्रांजिशन पॉइंट आता है, इट्स ऑलवेज ए स्ट्रगलिंग पीरियड। हम मंदिरों से जब हम मुगल दरबार की तरफ गए, सो इट वाज सो डिफिकल्ट दिस फेज। तो बिल्कुल ही उसका स्टाइल अलग, एकदम जहाँ हम भगवान के सामने कर रहे हैं, बिल्कुल एक किंग के सामने कर रहे हैं। And then independence के बाद फिर ये proscenium stages पे आ गया, so it's totally different again. The format, you have to change the format and everything, and again you have to, पहले आश्रय मिलता था राजाओं का, अब वो भी नहीं, अब you are on your own, so you have to think like it. So मुझे ऐसा लगता है कि for every art form, dance or music, this we go through these kind of stages. This was very unpredictable. Actually कोई ये imagine भी नहीं कर सकता कि ऐसा कभी हो सकता है कि total बंद हो जाएगा सब, because this is what we do, teaching, performing and बिल्कुल। So एक तरीके से जो ऑनलाइन है, it's a blessing also. Of course कुछ लोग, बहुत लोगों के लिए possibility नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए possibility है, at least it's a virtual digital ये जो platform है, इसके through we are not dependent on a very expensive auditorium, या हमें किसी तक पहुंचने के लिए किसी ऑर्गेनाइजर उसकी जरूरत नहीं है। Now we can reach globally. If you will post this Facebook और Instagram, all over the world they can see अभी जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम्स। अभी ऐसे आज ही जो हो रहा है, ये जो मीटिंग भी हो रहा है, ये तो उसी के कारण नहीं तो हम कहाँ थे। और this is a big change, like स्वाति ने भी शुरू में बोला था कि change is inevitable, कि change is constant actually। वो हमें we will have to accept this change and we will have to find ways. So अभी इस तरीके से अगर ये जो डिस्कशंस या जो ये इंटरेक्टिव सेशंस होता है, इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ये जब सुनेंगे लोग और भी ज्यादा, जो प्रोमोटर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, गवर्नमेंट, उनको जब तक हमारी बात उन तक पहुंचेगी नहीं, तो देन ओनली दे विल थिंक अबाउट इट, दे विल वर्क ऑन दिस। सो दैट्स व्हाई थैंक्स टू यू दैट ये इस तरीके का सेशन से इट हेल्प्स अ लॉट। एंड जहाँ तक जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट अभी कर रहे हैं, उसका भी गुड एंड बैड एस्पेक्ट कहना चाहिए कि actually nothing should be free, because artists have to pay their bills also, of course. So but good aspect है कि for the younger generation it's kind of motivation, showing themselves to the promoters and the organizers. So maybe in a matter of time they will come up, the promoters will come up with different ideas कि economically या systematic way में किस तरीके से कर सकें। So let's see. So all these things we are doing for that purpose. Let's hope for the best in the future. और यहाँ being an artist, मुझे मतलब एक बात शेयर करना चाहेंगे, ये मेरा फीलिंग है। जैसे कि अभी का जो हालत है ना, कि डेफिनेटली वो नॉन एसेंशियल में हम लोगों को पहले
ला के खड़े किए, तो वो बात अलग है। वो मतलब, पर अभी सिर्फ हमारे लिए ये हमारे लिए ही नहीं है, बहुत सारे लोगों दूसरे प्रोफेशंस के लिए भी सेम है। मतलब अगर ये लॉकडाउन का जो इफेक्ट है ना, मेरे ख्याल से ये तो चाहे आप क्रिकेटर को लो या फुटबॉलर को लो, उनका भी, या जैसे कि डॉक्टर्स तो फ्रंटलाइन वर्कर है अभी के लिए, पर सभी डॉक्टर नहीं है। मतलब जो आंख की डॉक्टर या जो डेंटिस्ट है, उनके पास भी अभी कोई नहीं जा रहे हैं। सच, ये सच है, क्योंकि मेरे दोस्त है, बहुत सारे दोस्त। तो मतलब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए, मतलब बाकी दूसरे प्रोफेशन के लिए भी है। पर जैसे कि हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, पर मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम दूसरों प्रोफेशन का भी है। और इन सबसे अगर बाकी सारे लोग अगर निकल के आएंगे, तो हम भी निकल के आएंगे। जैसे कि मनीषा ने अभी कही ना कि वो चेंजेस, तो वो चेंज होते हुए, पर अभी ये देखना है कि हाँ, मतलब जो कॉर्पोरेट है या जो गवर्नमेंट जो है, जो मतलब प्रोड्यूसर्स है, ये इनको कैसे अपने आप को संभालते हुए, जैसे कि गौरी कही बिल्कुल सही, क्योंकि वो लोग अपना पहले खुद का जो है वो संभालेंगे, और उसके बाद मतलब आर्ट की तरफ देखेंगे, जो भी करेंगे। पर ये आशा है कि मतलब हम सब किसी ना किसी तरह से दोबारा स्टेज पे सब लोग आ जाएंगे, और जैसे चल रहा है, ये हो सकता है ये एक स्टैंड बाय भी हो सकता है, ये ऑनलाइन जो चाहे सिखाना हो या परफॉर्मेंस हो सकता है ये एक मतलब सेकंड मतलब लाइन अप बन सकता है, कि लाइव जो होता होंगे क्लासेस या परफॉर्मेंस, वो भी होगा, और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है ताकि हम ग्लोबल ऑडियंस तक रीच करेंगे। तो इसी मतलब होप से हम लोग आज मतलब सबको प्रणाम नमस्ते करते हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया थैंक फॉर यू। Thank you so इनिशिएटिंग much, भैया. लवली डिस्कशन।